नमस्कार, ये स्टडी विद अंबिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वीडियो री एग्जाम के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। चलो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है, भारत में बोली जाने वाली भारोपीय परिवार का प्रतिशत अधिक है। किस भारोपीय परिवार का प्रतिशत अधिक है? भारोपीय, द्रविड़, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बत। देखो, भारत में 4 भारोपीय परिवार हैं, जिसमें पहला भारोपीय खुद है, उसके बाद द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है और चीनी तिब्बत है। अगर भारोपीय की बात की जाए, भारोपीय सबसे ज़्यादा बोली जाती है भारत में। भारोपीय भाषा परिवार सबसे अधिकता बोली जाने वाली भाषा है भारोपीय। इसका प्रतिशत लगभग में 75% है। 75%। यह इसे कहीं कहीं 73% भी दिखाया गया है। तो वैसे 73% ज़्यादा सही है, 75% हमें नहीं लगता है। ये 73% याद रखो। उसके बाद बात करते हैं द्रविड़ की। द्रविड़ हमारे यहाँ दूसरे नंबर पे आती है, तो इसका प्रतिशत लगभग में 25% है। 25% है ही, लगभग में इसकी बात नहीं। ये भी पूरा कंप्लीट ही मानो 73%, और ये 25%। और उसके बाद आ जाती है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक जो है, ऑस्ट्रिक लगभग में 1.3% लोग बोलते हैं भारत में। 1.3% लोग। उसके बाद चीनी तिब्बत। चीनी तिब्बत 0.7% लोग बोलते हैं। चीनी तिब्बत की बात की जाए, चीनी तिब्बत की बात की जाए तो ये 0.7%, 0.7% ही लोग बोलते हैं भारत में। तो सबसे ज़्यादा कौन सी हो जाएगी, किस परिवार की भाषा बोली जाती है? वो भारोपीय परिवार की बोली जाती है। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भारतीय आर्य भाषा नहीं है? देखो, सौर श्रेणी जो है, ये अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं, या इन्हें भेद कह सकते हैं या प्रकार कह सकते हैं। तो अपभ्रंश के कितने प्रकार हैं? तो 6 प्रकार हैं। पहला प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? सौरसेनी। सौरसेनी। दूसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा? दूसरा प्रकार अर्धमागधी। अर्धमागधी। और तीसरा प्रकार मागधी। चौथा प्रकार हो जाएगा आपका खस। पांचवा हो जाएगा ब्राचर। ब्राचर। और छठा प्रकार जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्री हो जाएगा। यही 6 प्रकार हैं। इनमें जो आधुनिक आर्य भाषा है, जिसे अभी बोली की बात नहीं है, तो ये सौरसेनी की बात कर रहा है। तो इसमें कौन कौन सी आर्य भाषाएं आती हैं? तो इसमें 3 आती हैं। एक पश्चिमी आती है, पश्चिमी हिंदी जिसे कहते हैं, पश्चिमी हिंदी। उसके बाद आती है राजस्थानी हिंदी। और उसके बाद आपकी आ जाती है गुजराती। ठीक है। अगर अर्धमागधी की बात की जाए, तो अर्धमागधी में केवल पूर्वी हिंदी आती है, पूर्वी हिंदी। और खस की बात की जाए अगर, नहीं, मागधी अर्धमागधी होगी। मागधी की अगर बात की जाए, तो इसमें आती है बिहार। बिहार क्षेत्र में जो बोली जाती है, और उड़ीसा में जो बोली जाती है, बंगाल में बोली जाती है, असम में बोली जाती है। तो ये 4 राज्य याद कर लो। कौन कौन से राज्य हैं? बिहार है, तो जिसे उसे बिहारी कह देंगे, बिहारी। और दूसरा आ जाएगा आपका उड़ीसा में, तो उड़ीसा के लिए उड़िया कह देते हैं, उड़िया। और पश्चिम बंगाल के लिए बांग्ला कह देते हैं, बांग्ला। और असम के लिए असमिया कह देते हैं, असमिया। ये 4 भाषाएं हैं मागधी। अच्छा, बात करते हैं खस की। तो खस की कौन कौन सी हो जाएगी? ये पहाड़ी हो जाती हैं। ये बोली नहीं है, ये आर्य भाषाएं हैं। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी की बोली
अलग होती हैं, ठीक है, बोली भी नहीं है, बोली अलग चीज़ है, ये आर्य भाषाएं हैं। तो ये कौन सी, खस की बात की जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, उसे खस, पहाड़ी जो भाषा, पहाड़ी बोली होती है वही खस। अब बात करते हैं ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण में कौन कौन सी, पंजाब क्षेत्र में और सिंध, वही जो पाकिस्तान और अपने भारत के पंजाब वाले क्षेत्र का जो हिस्सा है, उसी में ये बोली जाती है पंजाबी और सिंधी, पंजाबी और सिंधी, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्री, तो महाराष्ट्री में मराठी बोली जाती है, तो ये महाराष्ट्री के लिए मराठी हो जाएगी। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका विकल्प डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये अर्धमागधी की अपभ्रंश है, ना कि सौरसेनी की, ठीक है। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, वर्ष तो देखो ये महत्वपूर्ण है। अब ये पूरे वर्ष, ये किसी भी परीक्षा में अगर हिंदी आ रही है तो उसमें ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। 2023 में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन 12 से 15 फरवरी के बीच फिजी सरकार तथा भारत के किस मंत्रालय ने सम्मिलित रूप से इसका आयोजन कराया, ठीक है। ये तो हो गया आयोजन किसने कराया, लेकिन इसकी महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, उनको ध्यान से सुन लो, जो हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है। हालांकि ऐसा बताएगा कोई नहीं, हम बता रहे हैं आपको। तो क्या इसमें याद रखना है आपको, सबसे पहले याद रखना है कि पहला हिंदी सम्मेलन कब हुआ था या कहाँ हुआ था। कहाँ के लिए ज़्यादा पूछते हैं, तो कहाँ हुआ था, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। नागपुर नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद ये 2023 वाला हो गया। 2023 वाला किस नंबर का है, तो ये 12वां है। इसके पहले 11 हो चुके हैं, 11 बार ये सम्मेलन किए जा चुके हैं, ये 12वां है। ये फिजी है देश कहाँ, तो आपने दक्षिण भारत के ये विश्व का मानचित्र देखा होगा, तो उसमें सबसे दक्षिण में आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब साइड में, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब साइड में एक देश है जिसका नाम है फिजी। फिजी, जिसकी राजधानी है जुआ, या सुआ इसे कहते हैं, सुआ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आयोजन कराया गया। तो ये किस मंत्रालय, तो किस मंत्रालय की बात है, संस्कृत मंत्रालय, भाषा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि इसमें लोग संस्कृत मंत्रालय ज़्यादा समझेंगे, और उसके बाद भाषा मंत्रालय भी, हालांकि भाषा मंत्रालय नहीं हमने सुना। ये विदेश मंत्रालय के सहयोग से हुआ, विदेश मंत्रालय, ये विकल्प इसमें सी सही हो जाएगा, विदेश मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 343 या फिर अनुच्छेद 345। तो इसके लिए भी अगर कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखना चाहो तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखा जाए अगर, तो सबसे पहले हिंदी को राजभाषा स्वीकार कब किया गया, अगर स्वीकार की बात की जाए तो 14 सितंबर 1949 ये स्वीकार किया गया। इसीलिए 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कह सकते हैं, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अगर बात की जाए विश्व हिंदी दिवस की, तो 2006 से मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाया जा रहा है, 2006 से, ठीक है। ये 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी।
ये 2006 से मनाया जा रहा है। ये हिंदी दिवस 1953 से मनाया जा रहा है। हालांकि ये डेट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, 14 सितंबर महत्वपूर्ण तारीख है। इसके बाद बात करते हैं इसके बाद बात करते हैं कुछ वाला ऑप्शन में आ रहा है। इसके बाद ए नितिन, हाँ नितिन, हेलो, कुछ ना, बैठ हम भाई। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, हाँ, इसके बाद करते हैं अनुच्छेद। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जिनमें से देखो पहला कौन सा अनुच्छेद। एक तो 343 याद रखो, उसके बाद 345 एक याद रख लो, उसके बाद 348। 348 ये तीन तो जरूर याद रखो। पहली बात, भाग की बात तो बाद में होगी, लेकिन ये अनुच्छेद पहले याद रखो। तो 343 की बात की जाए अगर, तो इसमें है राजभाषा का, भारत की राजभाषा क्या होगी, इसके विषय में लिखा गया है। भारत की राजभाषा, राजभाषा कैसी होगी, तो इसके बारे में 343 में लिखा गया। अगर बात करें 345 की, तो 342 की जो बात करते हैं, 345 में 346 कर लो, 346, ये याद भी नहीं रहा, 346। ठीक है, 346 की अगर बात कर रहे हैं, तो इसमें एक दूसरे के जो राज्य होते हैं, तो एक दूसरे को पत्राचार के लिए जो भाषा प्रयोग करते हैं, उसके लिए बताया गया 346 में। अगर 348 महत्वपूर्ण है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा कैसी होगी, इसके लिए बताता है। अब बात करते हैं संसद, और संसद की कौन किस अनुच्छेद में भाषा के लिए बताया गया है, तो ये 120 में, और राज्य विधानमंडल के लिए 210 में बताया गया है। तो ये विकल्प बी से हो जाएगा 210। ये 210, अनुच्छेद 210 हो जाएगा, विकल्प बी से होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, पुरस्कार शब्द का अर्थ नहीं है, इनाम, उपहार, भेंट या आहूत। आहूत का अर्थ होता है बुलाना। ठीक है, तो इसका विकल्प डी ही सही हो जाएगा, आहूत। और उपहार, इनाम और भेंट ये तो सब होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीभ के आधार पर उच्चारण का कौन सा प्रकार नहीं है। जीभ के आधार पर कौन सा उच्चारण नहीं है। अगर ये देखो, जीभ हम बना लें, तो यहां से अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, इनको बांटा गया है जीभ के आधार पर उच्चारण। देखो, अगर यहाँ पे देखा जाएगा, तो अगर अग्रस्वर की बात की जाए, तो अग्रस्वर वो स्वर होते हैं, जब इनको उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर वाले मसूड़ों में टच कर जाती है, तो इसके लिए पूरा मुंह बंद हो जाता है। तो ये अग्रस्वर वाले ये हैं। तो ये कौन कौन से हैं, ई है, ई है, ए और आए, अग्रस्वर के लिए। अगर बात की जाए मध्य स्वर के लिए, मध्य स्वर के लिए बड़ा आ हो गया, और शेष जो सभी स्वर हैं, वे सभी पश्च स्वर में आ जाएंगे, पश्च स्वर में। ठीक है, तो इसमें जब तीन ही प्रकार हैं, तो इसमें ये जो प्लुत स्वर है, ये मात्रा के आधार पर का प्रकार है, लेकिन ये जीभ के आधार का नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्राणत्व के आधार पर सभी स्वर होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण या तथा महाप्राण दोनों, या उपयुक्त में कोई नहीं।
तो अल्प प्राण का मतलब होता है, अल्प का मतलब हो गया कम, और प्राण का मतलब यहाँ पर कहा गया है हवा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण। ठीक है। अगर ज्यादा हवा निकलने उच्चारण में ज्यादा हवा निकलती है तो वो महाप्राण हो जाते हैं, महाप्राण, महाप्राण। ठीक है। तो जो स्वर होते हैं उनके उच्चारण में कम ही वायु निकलती है, तो इसलिए सभी अल्प प्राण है। विकल्प ए सही हो जाएगा, अल्प प्राण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई है, शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, ये सभी लोग जानते हैं, वर्ण है। विकल्प टी सही हो जाएगा, वर्ण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, ये तालुसा, जो तालु से उच्चारण होता है इसका, और ये दंतसा, दंतसा, और उसके बाद ये तालुहा, कंठहा, कंठ, कंठहा। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ये कम से कम आप लोगों के लिए एक प्रश्न छोड़ के हम जा रहे हैं इसको। हालांकि ये दो विकल्प काट के ये वाले विकल्प, इसमें से एक विकल्प है, वो कमेंट में बता देना सभी लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। निम्न में किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? दुरावस्था, अनुग्रहित, या नूपुर, या व्यावसायिक? तो कौन सा विकल्प इसमें सही हो जाएगा? दुरावस्था का अगर अर्थ की बात की जाए तो दुरावस्था का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें जो जिसकी स्थिति न सही हो, जिसकी स्थिति न सही हो। पहला तो अनुग्रहित का मतलब हो जाएगा, अनुग्रहित के एहसान मंद हो जाएगा, एहसान मंद। अगर नूपुर की बात की जाए तो इसका अर्थ होता है घुंघरू, और व्यवसायिक का तो अर्थ है आप लोग जानते भी हैं। ये कौन सा विकल्प इसमें अशुद्ध हो जाएगा? तो अनुग्रहित भी सही है, नूपुर भी सही है, व्यावसायिक भी सही है। अच्छा, बात करते हैं दुर्वस्था। दुर्वस्था ऐसे नहीं, दुर्अवस्था, दुर्अवस्था ऐसे लिखा जाता है, दुरावस्था नहीं लिखा जाता है, दुरावस्था लिखा जाता है, क्योंकि दुर जो है ये उपसर्ग है, ये वाला दुर, ये। ठीक है, इसलिए ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, उस शब्द को चुने जिसकी वर्तनी शुद्ध है। पहले तो अशुद्ध थी, अब शुद्ध पूछ रहा है कौन सी है। देखो, बात करते हैं अंत्याक्षरी, अभीष्ट, यथेष्ट, या स्वास्थ्य। तो इसका कौन सा, देखो इसके पहले अर्थ ही समझ लो। हालांकि इसमें देखो ठा नहीं होगा, टा होगा। ठीक है, यथेष्ट में ठा नहीं होगा, टा होगा। अंत्याक्षरी ऐसे नहीं लिखा जाता है, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है, अंत्याक्षरी। आधा ना होगा और आधा ता भी होगा। ठीक है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब ये सही होगा स्वास्थ्य। अब बात करते हैं अभीष्ट का अर्थ क्या होता है। अभीष्ट का अर्थ हुआ किसी वस्तु को चाह लेना, या कह सकते हैं चाहा हुआ। और उसके बाद यथेष्ट का मतलब होता है कि पा लेना, हम उससे संतुष्ट हो गए, या फिर हम कह सकते हैं इसे मतलब भर, हम इससे संतुष्ट हैं, मतलब भर, मतलब भर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, संधि के कितने भेद हैं? 1, 2, 3 या 4? तो संधि के कौन कौन से भेद होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और विसर्ग संधि। ठीक है, तो इसके 3 ही प्रकार होते हैं, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, 3 प्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। किस विकल्प में दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है? देवर्ष, भोरजा, विद्यालय, या परीक्षा? देखो,
एक स्वर के प्रकारों में जब संधि स्वर पढ़ते हैं तो उसमें सजातीय स्वर, संधि स्वर और विजातीय संधि स्वर होते हैं। विजातीय संधि स्वर ये होते क्या है? जैसे मान के चलिए, अगर एक ही तरीके का वर्ण, जैसे आ से आ मिल जाए तो ये बड़ा आ बनता है, तो ये समान जाति के स्वर हैं। और इसी तरीके से आ से ई मिल जाए तो ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, इसे विजातीय स्वर कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें पहला ही विकल्प देखो, देव धन ऋष और भू धन ऊर्जा, विद्या धन आलय, पर धन इच्छा। ठीक है, तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करें परीक्षा का, पर धन इच्छा, परिधन इच्छा, परि, तो इसमें ई है और इसमें ई है, समान जाति के हैं। और उसके बाद विद्यालय, विद्याधन आलय, तो इसमें देखो बड़ा आ है और ए भी बड़ा आ है, तो ये समान जाति के हैं। भू और ऊर्जा, भू, भूम की ऊर्जा, भू और ऊर्जा, तो इसमें समान जाति का, देखो ये ऊ है और ये भी ऊ है, तो ये समान जाति के हो गए। अब देव धन ऋष, देव ऋष की बात की जाए, देव धन ऋष, तो इसमें देखो आ है और री है, तो इसमें देखो आ अलग जाति का और री अलग जाति का है, तो ये विकल्प यही सही हो जाएगा, देवर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्न में व्यंजन संधि है, कौन सा? अनुच्छेद, नमस्ते, संस्कृत या पयोद। अब देखो, इसको लोग अन्य तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें एक नियम लगता है। नियम क्या है? देखो, अगर दो दो उपसर्ग हैं, सम और पर, अगर सम उपसर्ग के बाद कृत्य धातु से बना कोई शब्द आ रहा है तो दंत सा बन जाएगा। ठीक है, लेकिन पर उपसर्ग के बाद कृत्य धातु का कोई शब्द आ रहा है, कृत्य धातु का, ठीक है, तो वहां पर मूर्धन्य सा हो जाता है, मूर्धन्य सा। कैसे? देखो, समधन कृत हो जाएगा संस्कृत। ठीक है, और उसके बाद परिधन कृत हो जाएगा परिष्कृत। ठीक है, ये चीज हो जाती है। और अनुच्छेद, नमस्ते या पयोद, पय, पय का मतलब है पानी। ठीक है, तो ये पयाधन ओद करके है ये, तो इसमें विकल्प सी सही हो जाएगा। वीडियो बहुत बड़ी, अगर समझाएंगे हर चीज तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। खटमल का सही संधि विच्छेद होगा खटिया धन मॉल, खाट धन मल, खटिया धन मल या खाट धन मल। तो देखो, खाट का मतलब होता है खटिया, तो खाट, खाट धन मल, मल का मतलब होता है गंदगी। ठीक है, तो खाट की जो गंदगी है उससे ही खटमल कहा जाता है, खटमल, तो इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? दो वर्णों के मेल से होने वाला विकार कहलाता है, संधि कहलाता है, समास कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है या प्रत्यय। तो ये विकल्प यही सही हो जाएगा, संधि कहलाता है। और जब दो वर्ण मिलते हैं तो वो संधि कहलाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं जो शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाते हैं। देखो, नया शब्द बनने वाला उपसर्ग नहीं कहलाता है, जो शब्द के आदि में जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वही उपसर्ग होता है। विकल्प बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 18 नंबर, रोगी से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा। देखो, रोगी शब्द और अगर निरोगी लगा दिया जाए, विकल्प निरोग, विकल्प ए, विकल्प ए अगर लगा दिया जाए, हालांकि निरोग ऐसे लिखा जाता है, निरोग,
ठीक है, लेकिन उपसर्ग नी हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, उपसर्ग नी लगेगा। ठीक है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है, कोई अगर शब्द लिखेंगे तो निरोग लिखेंगे, लेकिन इसमें उपसर्ग जो लगेगा तो ए ही लगेगा, छोटी ई का। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के अंत में जुड़ते हैं? संज्ञा के, सर्वनाम के, क्रिया के या विशेषण के? देखो, प्रत्यय जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय, तद्धित और कृदंत। तो तद्धित प्रत्यय जो होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में। लेकिन जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, यही याद करना है और कुछ नहीं याद करना है। याद क्या करना है, याद तो सबको है, अब केवल रिवीजन कर लो। तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो भैया। जो लोग अगर चैनल से जुड़ जाएं तो कम से कम इतना तो आप लोग कुछ कर दिया करो। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश? देखो, इसमें ऐसा होता है, इसमें जब इसको टुकड़े में बांटा जाता है तो जो आगे वाला शब्द होता है उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। देखो इसमें अर्थ कैसे निकलते हैं, सु धन योग। ठीक है, योग का हम अर्थ जानते हैं, जोड़ना भी कह सकते हैं और मिलन भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद विधन देश, देश का भी अर्थ हम जानते हैं। और अतिधन अधिक, अतिधन अधिक, तो इसको हम कह सकते हैं अधिक से भी अधिक। और सुराधन ईश, सुराधन ईश तो हम कह सकते हैं, सुरा का मतलब होता है दारू और ईश का मतलब होता है भगवान। ठीक है, तो इसमें देखो सुरा, इसमें भी सुरा का भी अर्थ निकल रहा है और ईश का भी अर्थ निकल रहा है, तो इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। ये उपसर्ग रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। वनवास में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय या द्वंद्व? तो इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, थोड़ा हम जल्दी कर रहे हैं। द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। द्वंद्व समास का मतलब है विलोम शब्द, कौन सा नहीं है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विकल्प बी से ही पीताम्बर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 का चौराहा में समास होगा। चौराहा चार राहों का समूह, तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प बी सही का। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, निम्नलिखित में पत्थर का पर्यायवाची है? गिर, शैल, पाहन या अचल? तो देखो, पाहन जो है ये पत्थर का है और सभी ये पहाड़ के हैं, ये तीनों पहाड़ के हैं। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 25, समीप का पर्यायवाची नहीं है? आसन, निकट, पास या चमू? तो चमू सेना का पर्यायवाची है, तो इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। धन्यवाद।